मूक साक्षी। धूल की एक बारीक परत जो सदियों की कहानियां अपने कणों में समेटे थी, रोहन की उंगलियों से सरक रही थी। राजकीय अभिलेखागार की शांत और विशाल इमारतों में, जहां समय ठहर सा गया था, रोहन अपनी मेज पर झुका एक एक करके पुरानी पांडुलिपियों को उलट रहा था। उसकी नीरस दिनचर्या, जिसमें कागजों की सरसराहट और स्याही की महक ही एकमात्र साथी थे, उसे एक अजीब सी सुरक्षा देती थी। वह चश्मा ठीक करते हुए अपनी झुकी हुई पलकों के पीछे से जीर्ण शीर्ण हो चुकी एक डायरी को देखता रहा, जो पिछले हफ्ते ही एक पुराने नवाब के पुस्तकालय से यहां लाई गई थी। डायरी का चमड़ा काला पड़ चुका था और किनारे टूट रहे थे, मानो वह अपने अंदर छिपे राजों के बोझ तले कभी भी बिखर सकती थी। रोहन को उसकी बनावट में कुछ अलग सा महसूस हुआ, एक अजीब सी खामोशी जो किसी चीख से भी ज्यादा ठीकी थी। उस डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे, कुछ जगहों पर स्याही फैल गई थी, मानो कोई आंसू बनकर बह निकली हो। रोहन ने एक एक पन्ना पलटा, शब्दों को समझने की कोशिश करता रहा। यह किसी नव आपकी बेगम की डायरी थी, जो अपनी रोजमर्रा की बातों के साथ साथ कुछ कविताओं और अपने दिल की व्यथाएं भी लिखती थी। अचानक एक पन्ने पर उसकी नजर ठहर गई। यह एक खाली पन्ना था, पर उसके नीचे एक अजीब सा निशान बना था, एक जटिल ज्यामितीय आकृति जो किसी प्रतीक सी लग रही थी, और उसके ठीक नीचे एक पतली दबी हुई रेखा थी, मानो किसी ने उसे छुपाने की भरसक कोशिश की हो। रोहन ने अपनी उंगलियों से उसे छुआ। कागज की बनावट उस जगह थोड़ी अलग महसूस हुई, थोड़ी खुरदुरी, जैसे उसके नीचे कुछ छिपा हो। उसके दिल की धड़कन अनायास ही तेज हो गई। रात का समय था। अभिलेखागार की खामोशी अब और भी गहरी हो चुकी थी। केवल बाहर से आती कुत्तों के भौंकने की आवाजें और दूर कहीं से आती गाड़ियों की घरघराहट ही सुनाई दे रही थी। रोहन घर नहीं गया था। वो डायरी को अपने साथ लाए छोटे से मैग्नीफाइंग ग्लास से देख रहा था। वह आकृति किसी नक्शे का हिस्सा लग रही थी, या शायद किसी कोड का। उसने ध्यान से उस पतली रेखा के पास एक हल्का सा उभार था। उसने अपनी जेब से एक छोटी धारहीन चाकू निकाली, जिसका इस्तेमाल वह किताबों के पन्ने अलग करने के लिए करता था, और सावधानी से उस उभार को कुरेदना शुरू किया। कागज धीरे धीरे छिलने लगा और उसके नीचे एक और कागज का टुकड़ा दिखाई दिया, जो बेहद महीन अक्षरों में कुछ लिखे हुए था। रोहन की सांसें थम सी गईं। छोटे मुड़े हुए कागज के टुकड़े पर फारसी में कुछ लिखा था, जो रोहन को समझ नहीं आ रहा था, पर उसके नीचे देवनागरी में 2 शब्द खुदे थे, मूक साक्षी, और उसके ठीक नीचे एक तिथि, 1920। रोहन को लगा जैसे किसी ठंडी हवा के झोंके ने उसे छू लिया हो। मूक साक्षी? कौन था यह मूक साक्षी? और 1920 में क्या हुआ था? यह डायरी 1930 के दशक की थी, तो 1920 का जिक्र क्यों? उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। उसने जल्दी से एक पुरानी फारसी हिंदी डिक्शनरी निकाली और फारसी अक्षरों का अनुवाद करने लगा। खड़ून का रहस्य, महल की दीवारों में दफन, जहां चाँद नहीं उगता। शब्दों का यह बेमेल संगम उसे एक अजीब सी कहानी की ओर खींच रहा था। अगले कुछ दिन रोहन के लिए बेहद अशांत रहे। उसकी दिनचर्या में एक अजीब सा बदलाव आ गया था। हर आवाज उसे चौकन्ना कर देती, हर परछाई उसे किसी पीछा करने वाले की तरह लगती। वह रात को ठीक से सो नहीं पाता था। उसे लगता था जैसे कोई उसे देख रहा है, उसके हर कदम पर नजर रख रहा है। उसने अभिलेखागार में 1920 के दस्तावेजों की छानबीन शुरू कर दी, खासकर उस नवाब के परिवार से जुड़े दस्तावेजों की, जिसकी बेगम की यह डायरी थी। पर उसे कुछ भी असामान्य नहीं मिला। सब कुछ वैसा ही था जैसा कई रिकॉर्ड्स में होना चाहिए था, नीरस, तथ्यात्मक। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे लगा यह केवल एक भ्रम हो सकता है, पर उसका अंतर्मन उसे लगातार आगाह कर रहा था। एक दोपहर, जब वह एक पुरानी अखबार की कटिंग को ध्यान से देख रहा था, तभी उसके बगल की मेज पर रखी पानी की बोतल अचानक गिर गई। पानी मेज पर फैल गया। रोहन उछल पड़ा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, हवा भी नहीं चल रही थी। यह बोतल गिरी कैसे? वह अपने चारों ओर देखने लगा। उसकी आंखें किसी अदृश्य खतरे को ढूंढ रही थीं। तभी उसे अपने पीछे से एक हल्की सी सरसराहट महसूस हुई, जैसे किसी ने उसके ठीक पीछे से गुजरकर कुछ फुसफुसाया हो।
वह तेजी से पीछे मुड़ा, पर फिर से खालीपन ने उसे घेरा। उसकी सांसें अटक गईं। यह भ्रम नहीं था। कोई था जो उसे सचेत कर रहा था, या शायद उसे डरा रहा था। रोहन ने फैसला किया कि वह इस राज की तह तक जाएगा। उसने डायरी को अपने बैग में डाला और सीधे शहर के सबसे पुराने इलाके, पुराना किला की ओर चल पड़ा। यह इलाका संकरी गलियों और खंडहर हो चुकी हवेलियों से भरा था, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच पाती थी। उसने मन ही मन उस बेगम की कविताओं को दोहराया जिसमें चाँद नहीं उगता का जिक्र था। उसे लगा कि ये किसी ऐसी जगह का नाम हो सकता है जहां कभी सूरज की रोशनी नहीं पड़ती। जैसे जैसे वह उन गलियों में घुसता गया, हवा में सीलन और पुरानी ईंटों की गंध और तेज होती गई। हर पुरानी हवेली उसे उस नवाब के महल का एक संभावित टुकड़ा लग रही थी, जिसे डायरी में बेगम ने मृत महल कहा था। एक विशेष गली जो बेहद संकरी और अंधेरी थी, उसे अपनी ओर खींच रही थी। यहां की एक हवेली के दरवाजे पर जंग लग चुका था और वह आधा खुला हुआ था। अंदर से एक अजीब सी ठंडी हवा आ रही थी। हवेली के भीतर एक बड़ा वीरान आंगन था, जहां जंगली घास उगाई थी। रोहन ने हिचकिचाते हुए अंदर कदम रखा। उसकी नजर छत की ओर गई। बीचों बीच एक बड़ी दरार थी, जिसके जरिए सूरज की रोशनी का एक पतला सा रेखीय टुकड़ा जमीन पर पड़ रहा था। लेकिन आंगन के कोने में, जहां गहरा अंधेरा था, एक पुराना कुआं था, जिसके ऊपर लोहे का जंग लगा ढक्कन पड़ा था। रोहन को लगा यही वह जगह हो सकती है जहां चाँद नहीं उगता। रोहन कुएं के पास गया, ढक्कन को हटाने की कोशिश की, पर वह बहुत भारी था। उसे लगा जैसे हवा में कोई फुसफुसाहट गूंज रही हो, मानो कोई उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। फिर भी उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और ढक्कन को थोड़ा सा सरका दिया। भीतर से एक अजीब सी बदबूदार हवा का झोंका आया और उसके साथ ही एक ठंडी डरावनी ऊर्जा। उसने अपनी टार्च जलाई और कुएं में झांका। कुआं सूखा था, पर उसकी दीवारों पर अजीबोगरीब निशान बने थे, और सबसे नीचे मिट्टी और पत्थरों के बीच उसे एक छोटा सा चमड़े का बक्सा दिखाई दिया, जो शायद दशकों से वहीं पड़ा था। रोहन ने सावधानी से कुएं में उतरने का फैसला किया। उसने बाहर से कुछ मोटी रस्सी ढूंढी और उन्हें एक मजबूत खंभे से बांधकर कुओं में उतरने लगा। जैसे जैसे वह नीचे उतर रहा था, उसे दीवारों पर बने निशान और साफ दिखाई देने लगे। ये असल में कोई निशान नहीं थे, बल्कि खरोंचें थीं, जैसे किसी ने अपनी उंगलियों से मरने से पहले एक ही आखिरी कोशिश की हो। उसके रोंगटे खड़े हो गए। जब वह नीचे पहुंचा तो मिट्टी धैसा वो बक्सा उसने उठाया। वो भारी था। उसने उसे खोला। भीतर एक और छोटी डायरी थी, जो पहली वाली से भी पुरानी लग रही थी, और उसके साथ कुछ सूखी हुई हड्डियां, एक छोटी सी उंगली की हड्डी और एक पुराना मुरझाया हुआ फूल जो शायद गुलाब का था। वह छोटी डायरी भी फारसी में थी। उसने उसे वहीं कुएं की तली में बैठकर पढ़ना शुरू किया। यह उस बेगम की बड़ी बहन की डायरी थी जो नवाब से ब्याही जाने वाली थी। उसने लिखा था कि कैसे नवाब को उसकी बहन से ज्यादा दिलचस्पी उसकी दौलत में थी, और कैसे एक रात नवाब ने उससे कुएं में फेंक दिया था ताकि वह उसकी जमीन हड़प सके। उसने लिखा था कि वह मूक साक्षी है, वह देखती है, सुनती है, पर ले नहीं सकती। उसने लिखा था कि उसका बच्चा भी उसके साथ कुएं में फेंक दिया गया था, और अंत में उसने एक रहस्यमय नाम लिखा था, अमीन। यह नाम रोहन को जाना पहुंच आना लगा। यह नाम उसके नाना का था। रोहन के पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। रोहन को याद आया उसके नाना अमीन हमेशा से ही अजीब और रहस्यमयी स्वभाव के थे। वे कभी अपने अतीत के बारे में बात नहीं करते थे, और उनके पास हमेशा कुछ ऐसे अजीबोगरीब सिक्के और गहने होते थे जिनकी कोई कहानी नहीं होती थी। रोहन का दिमाग तेजी से काम करने लगा। क्या उसके नाना उस नवाब के साथ ही थे? क्या वे इस हत्या में शामिल थे, या वे खुद उस बेगम के बच्चे थे जिसे कुएं में फेंका गया था और जिसे किसी तरह बचा लिया गया था? मूक साक्षी, वह बच्चा जो सब देखता रहा पर कभी बोल नहीं पाया, और शायद उसी बच्चे ने बड़ा होकर बदला लेने के लिए यह डायरी यहां छिपाई थी, उम्मीद में कि कोई इसे ढूंढेगा। अचानक उसे कुएं के ऊपर से एक आवाज सुनाई दी, एक गहरी भारी आवाज जिसने उसे चौंका दिया।
लगता है तुम वहां नीचे कुछ ज्यादा ही गहराई में पहुंच गए हो। रोहन ने ऊपर देखा। कुएं के मुहाने पर एक साया था, एक विशालकाय आकृति जिसने अपनी परछाई को उस पर फैला दिया था। यह अभिलेखागार का पुराना चौकीदार किशन छा था। किशन चाचा, जिसने रोहन को बचपन से देखा था, जिसने हमेशा उसे अपनी संतान की तरह प्यार दिया था। किशन चाचा के चेहरे पर एक अजीब सी क्रूर मुस्कान थी। किशन चाचा, रोहन ने कांपते हुए पूछा। आप यहां? हाँ बेटा, किशन चाचा की आवाज गूंजी। तुम्हें नहीं लगता कि अब बहुत देर हो चुकी है? मैं कब से इस दिन का इंतजार कर रहा था, जब कोई इसे ढूंढेगा। किशन चाचा ने कुओं के मुहाने पर खड़े होकर एक जंग लगी हुई जंजीर नीचे फेंकी, जो रोहन के ठीक बगल में आकर गिरी। तुम्हारे नाना अमीन, वे मेरे पिता थे, किशन चाचा ने कहा। उसकी आवाज मन एक सदी का दर्द और प्रतिशोध भरा था। मेरी मां, वह बेगम थी जिसे नवाब ने कुओं में फेंका था। मेरे पिता अमीन, जो तब एक छोटे बच्चे थे, उन्हें किसी तरह बचा लिया गया था, पर उन्होंने अपनी मां की मौत अपनी आंखों से देखी थी। तुम्हारे नाना अमीन ने सारी जिंदगी इस महल के राज को छुपाए रखा। वे डरते थे, या शायद उन्हें शर्म आती थी कि वे अपनी मां को बचा नहीं पाए, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी जिंदगी का हर पल यह जानने में लगाया कि नवाब का खजाना कहाँ छिपा, जो उसने मेरी मां के परिवार से लूटा था। और जब उन्हें पता चला कि वह खजाना उस नवाब के नाम पर बने राजकीय अभिलेखागार की ईंव में छिपा है, तो उन्होंने मुझे यह राज सौंप दिया। उन्हें पता था कि मैं इंतजार करूंगा। मैं उस मूक साक्षी का वारिस हूं। किशन चाचा ने एक लंबी सांस ली। और जब तुम उस डायरी को अभिलेखागार में लाए, तो मैंने तुम्हें पहचान लिया। रोहन, तुम में तुम्हारे नाना की झलक थी। मुझे पता था कि तुम इस राज को सुलझाओगे। मैं तुम्हें यहां तक लाने के लिए ही तुम्हारा मूक साक्षी बन गया था, तुम्हें इशारा करता रहा। रोहन का दिमाग चकरा गया। उसके नाना एक बच्चे के रूप में उस बेगम के बेटे थे, और यह चौकीदार किशन चाचा उसका चचेरा भाई था, जो पीढ़ियों से इस बदले की आग को पाले हुए था। तो अब तुम क्या करोगे? रोहन ने पूछा। उसकी आवाज लगभग अस्फुट थी। किशन चाचा ने एक पल के लिए अपनी कठोर अभिव्यक्ति को नरम किया, फिर अचानक उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक लौट आई। अब मैं उस खजाने को ढूंढूंगा जो मेरे पुरखों का है, और तुम्हें यह राज मेरे साथ ही यहां दफन करना होगा। किशन चाचा ने एक लोहे की रॉड निकाली, जो उसकी कमीज के नीचे छिपी थी, और कुएं के मुहाने पर खड़ी चट्टान में ठोकने लगा। किशन चाचा का इरादा साफ था। वह कुएं को पत्थरों से भर देना चाहता था, ताकि यह राज हमेशा के लिए दफन हो जा। रोहन ने चारों ओर देखा। कोई रास्ता नहीं था। कुओं की दीवारों पर चढ़ने की कोशिश निरर्थक थी, क्योंकि वे चिकनी और ऊंची थीं। पत्थरों के गिरने की आवाज तेज होती जा रही थी। धूल और मिट्टी उड़ने लगी थी। रोहन की सब आंस घुटने लगी। उसे लगा कि वो भी अपनी मां की तरह इसी कुएं में दफन हो जाएगा, एक और मूक साक्षी बन जाएगा। जैसे ही एक बड़ा पत्थर कुएं में गिरा, उसने रोहन के बगल में बने मिट्टी के ढेर को खिसका दिया। उसके नीचे कुछ चमक रहा था। रोहन ने अपनी पूरी ताकत समेटकर उस चमकती चीज को उठाया। यह एक छोटा सा धारदार पत्थर का टुकड़ा था, जिसे कुएं की दीवारों से निकला था। वह एक विचार के साथ उछल पड़ा। पत्थरों की बारिश तेज हो रही थी, पर रोहन ने अपनी बची खुची ऊर्जा बटोरी और उस धारदार पत्थर से कुएं की दीवारों पर बने उन खरोंचों को और गहरा करना शुरू किया, जो उसकी नानी ने मरने से पहले बनाई थीं। वह उन्हीं खरोंचों को आधार बनाकर ऊपर की ओर एक छोटी सी सीढ़ी बनाने की कोशिश करने लगा। हर खरोंच के साथ उसकी नानी की चीखें, उसकी मां की मौत का दर्द और किशन चाचा का प्रतिशोध उसके दिमाग में गूंज रहा था। यह सिर्फ बचने की कोशिश नहीं थी, यह अतीत के राज को उजागर करने की आखिरी लड़ाई थी। रोहन ऊपर की ओर चढ़ने लगा, हर खरोंच पर अपने पांव टिकाते हुए, हर बार फिसलने के डर से कांपते हुए। किशन चाचा ऊपर से पत्थरों की बारिश कर रहा था, और अब वह चिल्ला भी रहा था, तुम बच नहीं सकते रोहन, यह राज यहीं दफन होगा। रोहन की उंगलियों से खून रिस रहा था, उसके पांव दर्द कर रहे थे, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने नाना और नानी की आंखों में दर्द देखा था, उसने एक किशन चाचा की आंखों में प्रतिशोध देखा था। वह जानता था कि उसे यह राज बाहर लाना होगा, ताकि कोई और मूक साक्षी न बने। अंततः उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक और छलांग लगाई और कुहों के मुहाने पर पहुंच गया, जहां किशन
चाचा उसे घूर रहा था। दोनों की आंखें मिलीं। एक में सदियों का प्रतिशोध, दूसरे में नवजात सत्य की अग्नि। रोहन ने कुओं से बाहर छलांग लगाई और उसके ई गिरती हुई आवाज ने कहा, यह राज नहीं दफन होगा किशन चाचा, कभी नहीं। आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।